प्यारे मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज का जो है क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आज का क्लास हम लोग जो है ज्योग्राफी का करने वाले हैं। और ज्योग्राफी का जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन विकास एवं वर्गीकरण। संसाधन विकास एवं वर्गीकरण। और इसमें हम लोग जो है पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, पूरे इस चैप्टर को। और साथ ही साथ इसका जो है ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, और इसके प्रैक्टिस जो है ऑब्जेक्टिव जो आएगा उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। यानी कि कहने का मतलब इस वीडियो में जो है इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट जो है हम लोग जो है करने वाले हैं सारे कंटेंट को। ठीक है, तो कहना है कि जो आग लगी है सीने में उसे एक सही दिशा दीजिए। जो आग लगी है सीने में उसे एक सही दिशा दीजिए, और आप क्या कर सकते हैं वो जमाने को दिखा दीजिए। ठीक है, तो इसी बात के साथ जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर आप जो है अपनी काबिलियत को पहचान जाते हैं, तो आप अगर मेहनत करते हैं और अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो आप जो है वो कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, जो समझते हैं और जो करना चाहते हैं, भले दुनिया आप पे विश्वास ना करे। तो आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं। और आप जो है इस बात को जरूर ध्यान रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, और जो आप चाहते हैं वो होगा। अगर आप जो है बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, तो आप जो है लगातार मेहनत करिए, और हमारे साथ जुड़कर जो है आप तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप जो है अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, तो कोर्स से जुड़ने के लिए हमारे एप्लीकेशन ज्ञान ऑनलाइन एकेडमी को डाउनलोड करिए, वहाँ से जो है रजिस्टर करके कोर्स में जुड़ जाइए। चलिए आइए जो है चैप्टर में हम लोग चलते हैं। चैप्टर हमारा शुरू होता है। चैप्टर क्या है? तो संसाधन विकास एवं वर्गीकरण। संसाधन विकास एवं वर्गीकरण। ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? तो संसाधन विकास एवं वर्गीकरण। संसाधन विकास एवं वर्गीकरण। ठीक है, संसाधन विकास एवं वर्गीकरण। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर संसाधन कहते किसे हैं। ठीक है, संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन कहते किसे हैं? तो मानव के उपयोग में आने वाला जितने भी दुनिया का सजीव पदार्थ हो या निर्जीव पदार्थ हो, यानी कि जैव पदार्थ हो या अजैव पदार्थ हो, सभी जो है संसाधन कहलाते हैं। मानव का उपयोग में आने वाला, ठीक है, वे सभी सजीव एवं निर्जीव पदार्थ जो मानव के उपयोग में आता है, संसाधन कहलाता है। जो भी पदार्थ वो जिंदा हो, दुनिया में पदार्थ जो है, पूरी दुनिया जो है पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, और दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। पहला एक सजीव और दूसरा निर्जीव। तो दुनिया में जितने भी पदार्थ है वो जो दो प्रकार के हैं, वो एक सजीव है या तो फिर वो निर्जीव है। तो जितने भी जैव एवं अजैव पदार्थ है, यानी कि सजीव या निर्जीव पदार्थ है, और मानव के उपयोग में आ रहा है, तो वो संसाधन कहलाएगा। तो संसाधन कहेंगे किसे? तो मानव के उपयोग में, ठीक है, वे सभी सजीव एवं निर्जीव पदार्थ जो मानव के उपयोग में आता है, संसाधन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, मृदा, जल, वायु, खनिज, पौधा, पेड़, मानव एवं पशु, ये सभी जो है कुछ इसमें से अजैव पदार्थ हैं, तो कुछ जो है जैव पदार्थ हैं। लेकिन ये जो है किसी न किसी प्रकार से मानव के जीवन में उपयोग हो रहा है। तो जब मानव के जीवन में उपयोग हो रहा है, तो ये सभी जो है क्या कहलाएंगे? तो संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, अगले टॉपिक देखिए। अब जो है संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। संसाधन का वर्गीकरण, तो संसाधन का वर्गीकरण यहाँ दो भागों में नहीं बल्कि अलग अलग आधार पे बांटा गया है। तो यहाँ पर जो वर्गीकरण का आधार है, वो उत्पत्ति के आधार पर। संसाधनों को कई आधार पे बांटा गया है। ठीक है, संसाधनों को कई आधार पे बांटा गया है। तो पहला जो आधार यहाँ पे लिया गया है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब हुआ इसका जन्म या विकास, जन्म कैसे हुआ। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जो है कितने भागों में? तो दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका जैव संसाधन, और दूसरा आपका क्या? तो अजैव संसाधन। ठीक है, पहला जैव और दूसरा अजैव संसाधन। पहला जैव और दूसरा अजैव संसाधन। ठीक है, पहला जैव
और दूसरा अजैव संसाधन। ध्यान से समझिएगा, संसाधन को जो है उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में, पहला जैव और दूसरा अजैव। देखिए ध्यान से, उ, तो उ से जो है दू, ठीक है, उ, तो उ से क्या हो जाएगा, दू। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में, दो भागों में, पहला जैव और दूसरा अजैव। जैव संसाधन किसे कहेंगे, तो वैसा संसाधन जिसमें क्या हो, सजीव हो, ठीक है, वैसा संसाधन जो क्या हो, सजीव हो, उसे हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन। और वैसा संसाधन जो क्या हो, निर्जीव हो, वैसा संसाधन जो क्या हो, निर्जीव हो, तो उसे अजैव संसाधन कहेंगे। तो जैव संसाधन, जैसे देखिए ये सभी जो आपको एग्जांपल्स इसमें दिख रहे हैं वो सारे क्या हैं, जैव। जैसे में सबसे पहला तो जैव संसाधन, सबसे पहला जो जैव संसाधन महत्वपूर्ण है वो हम लोग हैं मानव, ठीक है। जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये सभी जो है क्या कहलाएंगे, तो जैव संसाधन। जितने भी पशु पक्षी जैव जो है या जंतु हैं, सब आ जाएगा किसमें, जैव संसाधन में। अजैव संसाधन, निर्जीव जितना भी चीज है सब क्या होगा, अजैव संसाधन। आपका घर मोटर कार, उसके बाद जो है बंगला टेबल कुर्सी, जितना भी कुछ है निर्जीव, वो सब क्या कहलाएगा, तो अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, पहला क्या, तो जैव संसाधन, और दूसरा क्या, तो अजैव संसाधन। जैव संसाधन कहते किसे हैं, तो वैसा संसाधन जो सजीव हो उसे हम जैव संसाधन कहते हैं, और वैसा संसाधन जो निर्जीव हो उसे हम क्या कहते हैं, तो अजैव संसाधन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो है आप लिखना चाहेंगे तो इसमें लिख लीजिएगा आप लोग जो है अपने, मानव जो है, पशु पक्षी जंतु, ठीक है, जितना भी नाम डाल सकते हैं इसमें जीवित चीज़ों का। उसके बाद अजैव संसाधन में जो है वैसा संसाधन जो निर्जीव हो उसे अजैव संसाधन कहेंगे। एग्जाम्पल्स में आप जो है, जो कुछ भी निर्जीव पदार्थ है, ठीक है, जीवित को छोड़कर जितना भी पदार्थ है सब क्या होगा, तो आपका अजैव संसाधन होगा, ठीक है। टेबल कुर्सी बेंच आपका जो पढ़ रहे हैं, फोन, उसके बाद जो है कॉपी कलम किताब, जितना भी कुछ है सब क्या है, निर्जीव है। चलिए आइए, इसका देखिए यहाँ पे परिभाषा भी लिखा गया है, आप अगर जो है यहाँ से देख के लिखना चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। वैसा संसाधन जो सजीव हो उसे जैव संसाधन कहते हैं, जैसे मनुष्य पेड़ पौधा पशु पक्षी, ये सभी जो है क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन। दूसरा, वैसा संसाधन जो निर्जीव हो उसे क्या कहेंगे, अजैव संसाधन, जैसे मृदा जल वायु खनिज ईंट पत्थर गाड़ी मोटर इत्यादि, तो ये सभी जो है क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन कहलाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, अब जो है वर्गीकरण जो किया गया है संसाधनों का वर्गीकरण, अब जो है उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भागों में, इसके पहले हम लोगों ने देखा उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में, उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में, तो दो भागों में। उत्पत्ति के आधार पर भी दो भाग में और उपयोगिता के आधार पर भी दो भाग में। तो उ हम बताए थे, उ से क्या हो जाएगा, दो। तो उत्पत्ति के आधार पर भी दो और उपयोगिता के आधार पर भी दो। सबसे पहला जो है आपका नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब हुआ जिसका जो है पुनः चक्रण किया जा सके, पुनः चक्रण मतलब खुद ब खुद वो क्या होते रहे, उपयोग करने के बाद नष्ट हो, और नष्ट होने के बाद फिर से वह उसी रूप में फिर से परिवर्तित हो जाए, फिर से वो नया हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद, वैसा संसाधन जिसमें एक बार उपयोग करने के बाद जो है पुनः उसे जो है दोबारा उसे उपयोग किया जा सकता है, बार बार उपयोग किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन, जिसका पुनः चक्रण संभव हो। और ये जो संसाधन होते हैं नवीकरणीय, वो जो है असीमित मात्रा में होते हैं, असीमित मात्रा में, कभी खत्म नहीं होंगे, असीमित मात्रा में, असीमित, असीमित मात्रा में होते हैं, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो वैसा संसाधन जिसका जो है पुनः चक्रण संभव हो, जिसे हम एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और इसका जो भंडार होता है असीमित होता है,
नवीकरणीय संसाधन के बाद है अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं हो, मतलब एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, जैसे जितने भी प्रकार के खनिज है, जैसे आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये सभी जो है आपका क्या है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। क्योंकि एक बार अगर इसका उपयोग कर लिए और ये नष्ट हो गया तो दोबारा हम लोग जो है इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, ये सभी चीजें जो है क्या कहलाएगा, तो ये सभी जो है नवीकरणीय। कैसे, अगर हम लोग जल उपयोग करते हैं तो जल हमारे उपयोग होने के बाद वो गंदा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी पुनः उसका जो है क्या होता है, पुनः चक्रण होता है और फिर से हम लोग उपयोग कर पाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि पानी को हम लोग उपयोग किए, पानी का उपयोग करने के बाद वो क्या होता है, नदी में, नाला में, सबसे पहले नली में गया, नली से जो है आपका कहीं गड्ढा में गया या तो फिर नदी में गया, और इस प्रकार से वो पानी जो है क्या होता है, उसके बाद ज़मीन पर जाता है, और ज़मीन पे जाने के बाद वो पानी जो है सतह से रीस रीस कर को कुछ पानी जो है धरती के अंदर जाता है, जो कि जो है शुद्ध हो जाता है, जाने के बाद वाटर हार्वेस्टिंग हो जाता है, वो ज़मीन के अंदर रीस रीस के जाता है, फिर से वह पानी आता है ऊपर। और कुछ पानी भाप के माध्यम से, भाप के माध्यम से, सूर्य प्रकाश के जो है भाप के माध्यम से वो क्या होता है, तो वो जो है वायुमंडल में जाता है, और फिर से क्या होता है, तो जो वायुमंडल में जाता है वो वर्षा के रूप में फिर से आता है, और जो जमीन के अंदर जाता है वो पुनः जो है हम लोग क्या करते हैं, तो मोटर के माध्यम से, समरसेबुल के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, फिर से उस पानी का उपयोग कर पाते हैं। तो ये क्या है, इसका बार बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे वायु, वायु का जो है हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे ऑक्सीजन उपयोग किए, ऑक्सीजन उपयोग करने के बाद वो अशुद्ध हो जाता है, हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन फिर से जो है ये वायु मंडल में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ पौधों को माध्यम से ये पुनः परिवर्तित हो जाता है किसमें, तो ऑक्सीजन में। तो ये क्या हुआ, ये जो है वायु को हम लोग जो है बार बार हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इसका पुनः चक्रण हो रहा है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश क्या है, बार बार इसका हम उपयोग कर सकते हैं, कभी ये खत्म नहीं होगा। तो ये सभी चीजें जो है क्या कहलाएगा, तो नवीकरणीय संसाधन, और ये सभी जो आपका क्या अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। आइए आगे हम लोग चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है एक बार वीडियो को जरूर जो है शेयर करिएगा, अपने दोस्त साथी को जरूर बताइएगा। अगर आप जो है आपके दोस्त साथी अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो उनको जरूर बताइए, ठीक है। हमारे बच्चे जो है जिस तरह से रिजल्ट ला पाए हैं, आप लोग भी अगर सपना है तो आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल ला सकते हैं। तो आइए देखिए, वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव हो, अर्थात जिसका उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और इसका जो भंडार है वो क्या है, असीमित मात्रा में, असीमित है, असीमित मतलब कभी खत्म नहीं होगा। इसके उपयोग से पर्यावरण जो है प्रदूषित नहीं होता। नवीकरणीय संसाधन के उपयोग करने से हमारे पर्यावरण जो है प्रदूषित नहीं होता है। जैसे हवा, जल, सूर्य का प्रकाश, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी, ये सभी जो है आपका क्या कहलाएगा, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है। अगला देखिए कहता है क्या, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय तो वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण संभव नहीं हो, अर्थात जिसका उपयोग केवल और केवल कितने बार, एक बार किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो नवीकरणीय संसाधन। और इसका भंडार जो है क्या है, सीमित है, तथा इसके उपयोग से पर्यावरण जो है प्रदूषित होता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा में जैसे थोरियम, यूरेनियम, ये सभी चीज जो है क्या कहलाएगा, तो अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। ये सभी जो है क्या कहलाएगा,
तो अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। कोई दिक्कत? हमें आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, अब हम लोग जो है देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण जो है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को जो है 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में, उपयोगिता के आधार पर 2 भागों में, लेकिन क्या चीज के आधार पर? तो यहाँ पे स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, अधिकार का मतलब कब्जा। ठीक है, तो अधिकार के आधार पर संसाधन को कितने भागों में? तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है व्यक्तिगत या निजी संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, और तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में? तो 4 भागों में। पहला व्यक्तिगत या निजी संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब समझते हैं बारी बारी से। व्यक्तिगत संसाधन या जो है निजी संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का, ध्यान से सुनिएगा, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार, किसी किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन या निजी संसाधन। देखिए, जैसे अपना खेत, अपना घर, अपना कुआं, अपना बगीचा, अपना जो है गाड़ी। ठीक है, तो ये सभी संसाधन क्या है? तो ये सभी व्यक्तिगत संसाधन। इस पर केवल और केवल किसका अधिकार होता है? तो एक व्यक्ति का अधिकार। जैसे अगर आपका खेत है तो उस पर केवल आपका अधिकार है। ठीक है, अगर आपका खेत के बगल वाला जो है चना रोप रहा है, तो चना जो है वो समझाएगा कि हे फलन तू भी चना रोप दो, क्योंकि जो है चना रोप दो, चना से जो है काफी फायदा होगा, लाभ होगा, बहुत तरह की बात समझाएगा। लेकिन तोर मन जो है, तुम्हारा जो मन है चना रोपने का नहीं है। अगर आपका मन जो है चना रोपने का नहीं है तो आप क्या करिएगा? उसको डायरेक्ट मना कर दिएगा, नहीं हमको चना नहीं रोपना है, तो वो कुछ नहीं करेगा बेचारा। चलो ठीक है भाई, नहीं रोपिए, आपका मर्जी। क्यों? क्योंकि जो है उस जमीन पर केवल केवल आपका अधिकार है। हम अपना खेत में जो है चना रोपें, गेहूं रोपें, कुछ रोपें या परीत छोड़ दें, तुम कौन होता है बोलने वाला? कहने का मतलब कि वह खेत जो है, वह जमीन है, वह निजी संसाधन है, और उपयोग करने का जो अधिकार है, ठीक है, उस पर अधिकार जो है उपयोग करने का एक व्यक्ति का है, और वह व्यक्ति जो है जो चाहेगा अपना उस जमीन पे करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, तो वैसा संसाधन जिस पर जो है किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, तो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसी प्रकार से समुदाय का मतलब हुआ किसी खास जो है समुदाय के लोग समूह बन के जो है एक समुदाय बनाता है। जैसे धर्म के आधार पर समुदाय बन सकता है, जाति के आधार पर समुदाय बन सकता है, उम्र के आधार पर समुदाय बन सकता है। तो यहाँ विशेषकर मान लीजिए कि जो है समुदाय जो है धर्म के आधार पर अगर बना, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो क्या है, अगर जो है मंदिर है, तो मंदिर पे क्या होता है कि पूरे उस समुदाय के जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी का जो है उस मंदिर पे अधिकार होता है। सभी लोग जो है उसमें पूजा करने जाएंगे। उसके बाद जो है कोई भी प्रकार का जो है धार्मिक कार्य होगा, सभी लोग शामिल होंगे। अगर जो है क्या है, तो इस्लाम है यानी कि मुस्लिम है, अगर जो है क्या है, उसको क्या कहते हैं, मस्जिद है, अगर वहाँ जो है कुछ हो रहा है, नमाज जो है या पूजा पाठ किसी प्रकार का जो भी है, वहाँ जो भी होता है, तो वहाँ भी जो है उस धर्म के लोग जो है, उस समुदाय के लोग, सबका अधिकार है, सब लोग जाएंगे अपने जो है हिसाब से वहाँ पूजा पाठ करेंगे। तो क्या है, तो कहते किसे हैं सामुदायिक संसाधन? तो वैसा संसाधन जिस प्रकार से इसमें परिभाषा बना वैसे ही
वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो तो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, खेल का मैदान। अब जैसे खेल का मैदान है तो वो क्या होता है, वो किसी खास समुदाय का अपना अपना जो है फील्ड होता है, और उस पर जो है उसी समुदाय के लोग अपना क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, खेल का मैदान, ठीक है, तो ये सभी जो है आपका क्या कहलाएगा, सामुदायिक संसाधन। अगला हमारा क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार, जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो तो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे भारत में जो है जितने भी संसाधन है, इस प्रकार से अगर वर्ल्ड मैप देखिएगा तो यहाँ पे भारत है, ठीक है। तो भारत में जितने भी प्रकार के संसाधन है, भारत में जितने भी प्रकार के संसाधन संपत्ति है, उन सभी पर जो है किसका अधिकार है, तो भारत का अधिकार है, ठीक है। उसी प्रकार से अलग अलग देश जो भी उसके यहाँ संसाधन है, धन है, संपत्ति है, खनिज है, या किसी भी प्रकार का कोई संसाधन जो है, संपत्ति है जो मानव के उपयोग में आएगा, वो क्या कहलाएगा, तो वो जो है संसाधन कहलाएगा। आगे देखिएगा, तो राष्ट्रीय संसाधन, तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो तो उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। तो भारत में जितने भी प्रकार के संसाधन हैं वो सब क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय कहलाएगा, ठीक है। अगला जो है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर विश्व के सभी देशों का अधिकार, वैसा संसाधन जिस पर जो है विश्व के सभी सभी देशों का अधिकार हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आदेश पर उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग जो है अपनी मर्जी से कोई देश नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसका जो है उपयोग जो है क्या करने के लिए, विश्व के लिए किया जाता है, विश्व कल्याण के लिए, विश्व के विकास के लिए किया जाता है, या अनुसंधान वगैरह के लिए किया जाता है। तो राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी खास देश का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर जो है विश्व के सभी देशों का अधिकार हो तो उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। देखेंगे हम लोग, देखिए अगर जो है आपको परिभाषा वहां से लिखने में परेशानी हो रहा है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा राष्ट्रीय संसाधन में एक बात और जो है, ठीक है, देखिए कहता है कि देश के सरकार का ये हक है कि वह आम जनता के हित में व्यक्तिगत संसाधनों को भी अधिकरण कर सकता है। और तो अगर कोई व्यक्तिगत संसाधन है, ये मान लिया जाए ये भारत है, और ये मान लिया जाए ये मेरा जो है जमीन है, लेकिन अगर देश के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए जो है इस संसाधन का जरूरत पड़ गया तो सरकार जो है ये क्या कर सकता है, वो इस पे अधिकार कर सकता है, इसका उपयोग कर सकता है, इसके बदले में हमें मुआवजा देगा, कहीं पे जमीन देगा। तो ये जो है व्यक्तिगत संसाधन भी अगर सरकार को जरूरत पड़ा समाज कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, तो उसका वो उपयोग कर सकता है, ठीक है। वह भी जो है राष्ट्रीय कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन में आएगा। एक बात यहाँ से देखिए कि तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो उपलब्ध संसाधन है वो राष्ट्रीय होता है। जैसे देखिए इसको हम समझाते हैं, जैसे मान लिया जाए ये भारत है, ठीक है। अगर भारत जो है, अगर आप मानचित्र देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है ऊपर जाएगा अपना, ठीक है, और ये जो है आगे जाएगा। तो इधर क्या है कि आप देखेंगे तो भारत के इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ क्या है, तो समुद्र है। तो ये जो भाग कहलाएगा ये कहलाएगा तटीय सीमा, ये कहलाएगा क्या, तटीय सीमा। और तटीय सीमा से किसी भी देश का, ये हम भारत का एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, ठीक है। तटीय सीमा से जो है
समुद्र में जाना है कितने किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक। ठीक है, 200 किलोमीटर तक। तट रेखा से कितने किलोमीटर तक? तो 200 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर तक तट रेखा से। और तट रेखा से 200 किलोमीटर समुद्र में जितना दूर तक होगा, उस स्थान या उस क्षेत्र में जितना भी संसाधन उपलब्ध होगा, चाहे वो मछली हो या किसी प्रकार का जो है पेट्रोलियम पदार्थ हो या किसी भी प्रकार का कोई जो है मूंगा मोती जो है समुद्र से निकलते हैं, ठीक है, तो वो सभी जो है संसाधन क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अब किसका कहलाएगा? तो जिस देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर, जिस देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर के जो है क्षेत्र में, समुद्र क्षेत्र में जो है संसाधन जो होगा, उसी देश का वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। जैसे ये जो है भारत का तट रेखा से अगर 200 किलोमीटर के बीच कुछ मिला, तो वो सभी वो सभी जो है संसाधन क्या होगा? भारत का संसाधन होगा, और वो जो है भारत के लिए राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो वैसा संसाधन जिस पर जो है सभी देशों का अधिकार होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र, ठीक है, थोड़ा फाउंड छोटा है तो आप देख सकते हैं, बढ़िया से थोड़ा सा देखिएगा। 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, और इसका उपयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से कोई देश कर सकता है। अब यहाँ तक तो 200 किलोमीटर मान लीजिए पूर गया, तो समुद्र तो बहुत दूर तक है, 3 गुना जो है आपका, 3 भाग पे, पृथ्वी के 3 भाग पे जो है क्या है? जल है। तो अब इसके बाद भी तो जल है, समुद्र है, तो इधर का जो संसाधन 200 किलोमीटर के बाद का जो संसाधन होगा, तो वो कहलाएगा क्या? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय कहलाएगा। लेकिन सीमा रेखा से जो है, सीमा रेखा से जो है, अगर किसी भी देश के सीमा रेखा से 200 किलोमीटर के बीच अगर कोई संसाधन उपलब्ध मिलता है, तो वो राष्ट्रीय कहलाएगा, और 200 किलोमीटर के बाद का जो संसाधन होगा वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ से देखिए, और उसके बाद जो है इसको आप नोट डाउन करके यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, और नहीं तो आपका जो है वीडियो PDF आपका जो है अपलोड है, वहाँ से आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, कहता है कि संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण, ठीक है, संसाधन का वर्गीकरण। अगर आप इसका जो है नोट्स चाहते हैं, अगर आप ये वीडियो जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमें जो है इसका सुंदर सा नोट्स चाहिए जो कि हम प्रिंट करवा लें, और उससे हमें जो है नोट्स बनाने में, पढ़ने में सुविधा होगा, तो आप जो है हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, ज्ञान ऑनलाइन एकेडमी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। उसके बाद वहाँ से आप जो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं, बल्कि जो है आपको जो है नोट्स के फॉर्म में, जिसको आप जो है फोटो कॉपी करवा सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला हम लोग देखेंगे कि विकास के आधार पर जो है संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में? तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, और हमारा जो है चौथा संचित कोष संसाधन। देखिए, ऊ था तो दू दू हुआ था, उत्पत्ति के आधार पर जो है ऊ से उत्पत्ति और ऊ से उपयोग था, तो ऊ तो दू दू, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में। अब जो बच जाएगा उसको कहेंगे 4 भाग में। ठीक है, तो आपका विकास के आधार पर 4 भाग में, संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। ठीक है, अब आइए बारी बारी से समझते हैं, संभावित संसाधन क्या है, फिर जो है विकसित संसाधन क्या है, भंडार संसाधन क्या है, और संचित कोष संसाधन क्या है। ठीक है, देखिए, संभावी के मतलब ही हुआ संभावना। संभावना मतलब 50-50। ठीक है, 50-50। कभी कभी नहीं जो है आसमान में पूरा बादल छाया हुआ है, तो कहते हैं हम लोग आज लगता है संभावना है कि पानी पड़ेगा। इसका मतलब पानी पड़ भी सकता है, वर्षा हो भी सकती है,
और वर्षा नहीं भी हो सकती। ठीक है, मतलब संभावना मतलब 50-50, वो काम हो भी सकता है, वो काम नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो देखिए संभावित का मतलब हुआ संभावना व्यक्त करना। ठीक है, इच्छा मतलब अनुमान लगाना, तो अनुमान 50-50 का होता है। तो संभावित संसाधन कहते किसे हैं, तो वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में उपयोग नहीं हो रहा, वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में उपयोग नहीं हो रहा लेकिन आने वाले भविष्य में उपयोग होने की संभावना है। लगता है कि आने वाले समय में इसका उपयोग किया जाएगा लेकिन अभी नहीं हो रहा, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि भविष्य में इसका उपयोग होगा। तो वैसे संसाधन को क्या कहेंगे हम लोग, तो संभावित संसाधन। ध्यान से सुनिए, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान समय में, वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है लेकिन लेकिन भविष्य में उपयोग करने की संभावना है, भविष्य में उपयोग करने की संभावना, उपयोग करने की संभावना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संभावित संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, संभावित संसाधन। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय क्षेत्र का खनिज। ध्यान से सुनिएगा, हिमालय क्षेत्र में अनुमान लगाया गया है कि खनिज संसाधन है, तो अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अभी जो है खनिज संसाधन का जो हिमालय के क्षेत्र में है उसका उपयोग नहीं हो रहा, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में हो सकता है उसका उपयोग किया जाएगा। तो वैसे ही संसाधन को कहा जाता है क्या, संभावित संसाधन। अब जैसे मान लिया जाए हिमालय क्षेत्र से अगर कोयला जो निकाला जाए तो काफी गहरा है, काफी अंदर है जमीन के। ठीक है, तो उसको निकालने में काफी खर्च हो जाएगा, मतलब काफी महंगा पड़ जाएगा। लेकिन वहीं दूसरे स्थानों पे जो कोयला है उसको निकालने में क्या पड़ रहा है, बहुत कम कीमत पड़ रहा है, बहुत सस्ता पड़ रहा है। तो अभी क्या किया जा रहा है, तो जहाँ सस्ता पड़ रहा है वहां से कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन अब भविष्य में कोयला समाप्त हो जाएगा। जब कोयला समाप्त हो जाएगा तो वैसे स्थिति में क्या करना होगा कि अब कहीं कोयला नहीं है, तो वैसे स्थिति में हिमालय क्षेत्र का कोयला हो सकता है निकाल के उपयोग किया जा सकता है। लेकिन अभी अगर निकाल के उपयोग किया जाएगा तो वो लोग उपयोग ही नहीं करेंगे, क्योंकि महंगा पड़ेगा तो कौन खरीदेगा। और वही चीज़ जो है सस्ता में मिल जाएगा दूसरे क्षेत्र से। तो जहाँ जहाँ अभी जो है सस्ता में जो है कीमत में उपलब्ध हो पा रहा है, उसको निकाल पा रहा है, तो उसको निकाल रहा है। लेकिन जब सभी जगह से खत्म हो जाएगा लेकिन कोयला का जरूरत पड़ेगा, तब वैसे स्थिति में हो सकता है कि हिमालय का जो क्षेत्र का जो खनिज है, कोयला है या भी और भी खनिज हो सकता है, तो उसको निकाल करके उपयोग किया जाएगा। तो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं। अगला है विकसित संसाधन, वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है, वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। जैसे जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जैसे
जैसे क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम, ठीक है। देखिए जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ध्यान से सुनिए। लेकिन कौन सा कोयला, कौन सा पेट्रोलियम, कौन सा प्राकृतिक गैस? हिमालय क्षेत्र के छोड़ करके जहां भी है उसका क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। तो वर्तमान समय में जो है उसका उपयोग किया जा रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसी को कहेंगे क्या, तो हम लोग कहेंगे उसको विकसित संसाधन, ठीक है। अगला है, आइए, अगला हमारा है भंडार संसाधन। क्या है, भंडार संसाधन। फिर जो है क्या है, संचित कोष संसाधन। देखिए, आइए ध्यान से सुनिए। भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए हमारे पास उपयोग करने के लिए तकनीक ही नहीं। हमारे पास उसको कैसे उस संसाधन का उपयोग करें, उसके लिए हमारे पास अभी तकनीक उपलब्ध नहीं है। और जब तकनीक उपलब्ध नहीं है तो वैसे अवस्था में क्या हो रहा है कि उस संसाधन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो जब उपयोग नहीं हो पा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, भंडार संसाधन, ठीक है। तो लिखेंगे वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में तो उपलब्ध है, हमारे पर्यावरण में तो उपलब्ध है, लेकिन तकनीक रहने के कारण, टेक्नोलॉजी नहीं रहने के कारण उस संसाधन का उपयोग जो है नहीं किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे जल से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को अलग करना, H2 और O2 को अलग करना। ध्यान से सुनिए, H2 और O2 को क्या करना, अलग करना। आप लोग जानते होंगे कि जल जो बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से। तो अगर जो है हमारे पास तकनीक हो तो जल की मात्रा अपार है। अगर हम क्या कर लें, ऑक्सीजन को और जल को, अगर जल से जो है हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर लें, तो हमें जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगा, और जो है हमारे देश का, हमारे समाज का, दुनिया का काफ़ी विकास होगा। कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक ज्वलनशील गैस है, तो उसको हम जो है जलाने के लिए उष्मा के रूप में उपयोग कर लेंगे। और ऑक्सीजन जो है, जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग हम लोग क्या कर लेंगे, मानव के लिए, जीव जंतु के लिए ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग कर लेंगे हॉस्पिटलों में, या कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो। इससे क्या होगा कि हमारा जो है, जो लोग, ऑक्सीजन कितना महंगा मिलता है हॉस्पिटल में, लोग ऑक्सीजन की वजह से मर जाते हैं। तो क्या होगा, ऑक्सीजन अगर आसानी से मिल जाएगा तो हम लोग जो है आसानी से जो है क्या करेंगे, अपना जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। किसी भी प्रकार से अगर ऑक्सीजन की अचानक आवश्यकता पड़ा, सस्ता में मिल जाएगा। तो क्या है, लेकिन इसे उपयोग करने का, इसे अलग करके उपयोग करने का हमारे पास तकनीक नहीं है। तो वर्तमान समय में इसका उपयोग जो है नहीं हो पा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, भंडार संसाधन कहेंगे। आइए, अगला क्या है, अगला है संचित कोष संसाधन, ठीक है। संचित कोष संसाधन, संचित कोष का मतलब हुआ सेम वैसा ही है, ठीक है। तो वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है और उसे उपयोग करने के तकनीक भी उपलब्ध है। देखिए, पर्यावरण में वो संसाधन भी उपलब्ध है और तकनीक भी उपलब्ध है। तकनीक मतलब जिससे हम लोग क्या करेंगे, उसको उपयोग करेंगे, तरीका, टेक्नोलॉजी, मशीन, उपाय जो कहिए। तो वैसा संसाधन जो हमारे पर्यावरण में क्या है, उपलब्ध है, और उसे उपयोग करने के तकनीक भी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संचित कोष संसाधन। जैसे जैसे नदी के
जल को रोक कर विद्युत उत्पन्न करना। देखिए हम लोग पता है कि जल से हम लोग क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हो भी रहा है, लेकिन क्या है कि हर जगह सही से हो नहीं पा रहा है, हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्या हो जाता है, हमारा जो नदी में पानी आता है तो वो पानी जो है बहते बहते बर्बाद हो जाता है, चल जाता है आपका समुद्र में। अगर उसको रोक करके उससे हम क्या करें, बांध बांध के जो है उसका बिजली उत्पादन करना शुरू कर दें, तो आज बिजली की जो समस्या है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और हमारे आसपास जो है, आसपास जहाँ भी नदी होगा उस एरिया में तो आसानी से बिजली उपलब्ध हो जाएगा, फिर जो है बिजली के लिए टेंशन नहीं होगा, फिर इतना जो है महंगा भी बिजली नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो है वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो आइए अब जो है देखिए, आप अगर जो है वहाँ से लिख पाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लिख पाए तो आप जो है यहाँ से इसका जो है क्या कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, उसी लैंग्वेज में यहाँ भी जो है आपका लिखा गया है, ताकि आप जो है आसानी से इसको नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको प्रिंट करने के लिए नोट्स चाहिए तो आप जो है हमारे एप्लीकेशन से ज्वाइन करिए, और नहीं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। ठीक है, नंबर हमारा है 80 84 32 0762। ठीक है, आइए अगला टॉपिक है हमारा संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, तो संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? संसाधन का मतलब क्या बताए, जो मानव के उपयोग में आएगा। वह सजीव भी हो सकता है और वो निर्जीव भी हो सकता है। तो मानव के उपयोग में आने वाला तो संसाधन कहला ही गया। अब नियोजन का मतलब क्या हुआ, नियोजन का मतलब हुआ नियम पूर्वक उपयोग करना या सही से उपयोग करना, ताकि उसके माध्यम से हम क्या कर सकें, विकास कर सकें। ठीक है, तो संसाधन नियोजन कहेंगे किसे, तो देश में उपलब्ध संसाधनों को सही तरीके से उपयोग किया जाना संसाधन नियोजन कहलाता है। जो भी देश में उपलब्ध संसाधन है उसका सही से उपयोग करना। सही से उपयोग करने का मतलब हुआ कि उपयोग करने के बाद देश का विकास होना चाहिए। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं, पैसा दो तरह के लोग कमाते हैं, लेकिन क्या, एक मान लिया जाए कि पैसा कमा रहा है लेकिन वो गलत जगह पैसा जैसे तैसे बर्बाद कर रहा है, तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दूसरा जो है पैसा कमाया और उसको सही से उपयोग किया, व्यवस्थित तरीके से नियम से जो है खर्च किया, तो उससे क्या होगा, उसका विकास होगा। तो यहाँ पे जो है नियोजन का मतलब हुआ ऐसा उपयोग किया जाए संसाधन को कि उपयोग करने के बाद उससे हमारे देश का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो कहेंगे किसे संसाधन नियोजन, तो देश में उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाना संसाधन नियोजन कहलाता है। और किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन नियोजन जो है अति आवश्यक है। ये देश क्या, ये तो हर इंसान के लिए आवश्यक है। संसाधन नियोजन जो है हर इंसान के लिए क्या है, आवश्यक है। संसाधन नियोजन जो है क्या है, सभी ये इंसान के लिए आवश्यक हो सकता है। जो भी आपके पास धन संसाधन पैसा कौड़ी है, अगर आप भी सही से उपयोग करिएगा तो आपका विकास अधिक होगा। तो वैसी प्रकार से यहाँ कहा गया है कि किसी भी देश के विकास के लिए संसाधन नियोजन अति आवश्यक है, मतलब बहुत जरूरी है। जितना अच्छा से संसाधन को नियोजित किया जाएगा उस देश का विकास जो है उतना अधिक होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको लिखिएगा। अगला अगला है भारत में संसाधन नियोजन। ठीक है, तो देखिए कहता है भारत में संसाधन नियोजन, तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। संसाधन को नियोजित करना मतलब सही से उपयोग करना बहुत कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये खास करके देश के लिए क्या हम लोग भी क्या अपने पैसे को सही से उपयोग कर पाते हैं, क्या अपने संसाधनों का सही से उपयोग कर नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो लोग उपयोग कर लेते हैं उसका विकास ज़्यादा होगा। लेकिन हम लोग भी करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा से अगर नहीं कर पाए तो नहीं कर पाएंगे, विकास नहीं होगा। ठीक है, तो संसाधन का नियोजन करना मतलब सही से उपयोग करना एक जटिल काम है, आसान काम नहीं है। ठीक है, भारत में संसाधनों का जो है वितरण क्या है, समान रूप से नहीं है। संसाधन नियोजन के कुछ तरीके इस प्रकार है। भारत में जो संसाधन है समान रूप से जो है उपलब्ध नहीं है पूरे जो है देश के हर क्षेत्र। तो
संसाधन को नियोजित करने के कुछ तरीके, कैसे संसाधनों को सही से नियोजित किया जा सकता है, उसका सही से उपयोग किया जा सकता है और उससे विकास होगा। तो उसके लिए कुछ जो है उपाय, तो सबसे पहला क्या करना होगा कि देश में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना। अगर संसाधनों को सही से नियोजित करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें काम करना होगा कि देश में जो उपलब्ध संसाधन है पहले हम उसको क्या करें, पता लगाएं। क्योंकि हमारे पास ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे पास कहाँ कहाँ संसाधन है और कितना है, तभी नहीं हम पता लगा पाएंगे। उसके माध्यम से हम विकास के लिए नियम कानून बना पाएंगे कि कितना जो है बेचेंगे, क्या करेंगे तो उससे कितना फ़ायदा होगा और कहाँ पे कहाँ कैसे उपयोग करेंगे, कहाँ पे पैसा लगाएंगे। जैसे अगर हम जो है क्या करें, हम चाहते हैं कि मेरा विकास हो, तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हमारे पास कितना जो है संसाधन है या हमारे पास कितना पैसा है। अब उसके हिसाब से ही हम नियम कानून बनाएंगे। अब पहले पता ही नहीं है हमारे पास कि पॉकेट में कितना पैसा है, पता चला कि 2-4 करोड़ के जो है नियम बना लिए कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अब पता चला पॉकेट में एक अठन्नी नहीं है, तो वैसे स्थिति में क्या होगा, वो नियम बेकार हो गए। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ विकास के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले हम अपना पॉकेट क्या करेंगे, चेक करेंगे, टिटकोरेंगे और उसके बाद देखेंगे। पॉकेट का मतलब हुआ अपने आप में जो है पता करेंगे कि कितना पैसा हमारे पास है, कितना संसाधन है, और उसके बाद हम लोग नियम कानून बनाएंगे, तब जो है सही से विकास होगा। ठीक है, ये नहीं कि नियम बना लियो हमारे पास पते नहीं कि कितना है। ये होटल में जो है कभी कभी दोस्त नहीं कर देता, या कभी कभी हो जाता है कि पैसा जो है सोच रहा है कि पैसा तो हमारा पास ढेर है, अब पता चला कि गया खाए ले और खाया दम भर हुमच दिया, और उसके बाद जो है चेक कर रहा है तो उसके पास बटुआ है ये नहीं है, मतलब पर्स वे नहीं, पैसे नहीं है। अब जो है खा लिया बेचारा, अब करे तो क्या करे, पैसा तो देना ही है, अब प्लेट धोवेगा। ठीक है, लेकिन अब आज तो वैसा स्थिति नहीं रहा, अब तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया, तुरंत जो है फ़ोन पे कर देगा, नहीं तो फ़ोन किया किसी से करवा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अगर संसाधनों को सही से क्या करना है, उपयोग करना है, तो देश में उपलब्ध संसाधनों को क्या करना है, पता लगाना है। फिर पता लगाने के बाद उसे मानचित्र पर दर्शाना और गुण और मात्रा के आधार पर उसे मापना। अब देश में जो है, देश जो है बहुत बड़ा है, अब भारत है जैसे तो बहुत बड़ा है, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, को मैप पर उसको दर्शा लेंगे कि चलिए यहाँ 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 जो है बिहार में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, केरल में, उसके बाद झारखंड में ये संसाधन यहाँ है, कोयला यहाँ है, उसके बाद लोहा जो है कर्नाटक में, तो इस तरह से अब कोयला है तो झारखंड में पता लगा लेंगे। पता लगाने के बाद हम ये भी पता लगाएंगे कि किस क्वालिटी का है और कितना है, किस क्वालिटी का है और कितना है। ठीक है, अगला देखिए, समुचित विकास के लिए जो है उचित तकनीक एवं कुशल मजदूर का क्या करना है, विकास करना है। देखिए अब संसाधन हमारे पास जो है, तो उसको उपयोग करने के लिए उससे अधिक से अधिक लाभ कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, उचित तकनीक, टेक्नोलॉजी, मशीन, ताकि हम जो है कम संसाधन से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ उसे जो है उसके लिए जो है कुशल मजदूर चाहिए, उसको करने के लिए जो है उससे लाभ जो है अधिक से अधिक कैसे होगा, वैसा मजदूर चाहिए, जिस हिसाब से जो संसाधन है उसके हिसाब से मजदूर भी चाहिए, तब जा कर के क्या होगा, जो है संसाधनों का नियोजन हो पाएगा। अब जैसे मान लिया जाए कपड़ा सीने वाला मशीन है, ठीक है, फैक्ट्री, अब वहाँ की करे तो अधिक से अधिक लाभ कब होगा, जब उस पर जो है एक्सपीरियंस जो है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है, काफ़ी अनुभवी जो है कपड़ा सीने वाला जो दर्जी है, वो जो है उस मशीन को चलाएगा, तो उससे क्या होगा कि काफ़ी तेज़ी से सामान को भी बनाएगा, दूसरी बात वो बेहतर क्वालिटी का भी जो है कपड़ा तैयार करेगा। लेकिन अब जो है क्या किए, नया कोई आया उसके बाद जो है मशीन दे दिए, डायरेक्ट उस पर बैठा दिए, तो वो क्या करेगा, इधर जो है धागा निकाल दिया, उधर धागा निकाल दिया, तो कभी जो है कनु जो है ऐसी खुला छोड़ दिया हवा बिहार जाए बोला, तो कभी कुछ कभी कुछ, कभी जो है मशीने में फंसा दिया धागा धागा, तो क्या होगा, इससे तो नुकसान होगा। उसी प्रकार से और भी कुछ ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए, अब हमारे पास मान लिया ट्रक है, ट्रक से माल जो है ले जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए उचित मजदूर क्या है, एक अच्छा ड्राइवर होना चाहिए। अब पता चला कि जो है टोटो चलावे वाला के दे दिया ट्रक चलावे ले, और वो टोटो निहर जो है इन्हें सोने घुमाया, उसके बाद जो है पता चला कि बेचारे वो ठोक रहा है अपने पे, जो है कल्टा रहा, तो ये क्या है, तो अधिक लाभ चाहिए
तो संसाधन को उपयोग करने के लिए सही तकनीक भी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीन चाहिए, व्यवस्था चाहिए, और उसे उपयोग करने के लिए, उसके जो है सही से उपयोग करने के लिए कुशल मजदूर चाहिए। तब जो है संसाधनों को सही से नियोजित किया जा सकता है। तो लिखेंगे कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। भारत में संसाधनों का जो है वितरण समान रूप से नहीं है। संसाधन नियोजन के कुछ उपाय या तरीके इस प्रकार है। पहला, देश में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना। दूसरा, जो है पता लगाने के बाद उसे मानचित्र पर दर्शाना और गुण एवं मात्रा के आधार पर उसे मापना। अगला है कि समुचित विकास के लिए उचित तकनीक एवं कुशल मजदूर का विकास करना। इस प्रकार से संसाधनों को नियोजित किया जा सकता है। अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा संसाधनों का संरक्षण। संसाधन मतलब जो है मानव के उपयोग में आने वाला। संरक्षण मतलब बचाव। संरक्षण मतलब क्या? बचाव। ठीक है। तो संसाधन संरक्षण है क्या? तो संसाधन संरक्षण देखिए क्या है। संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना तथा वैसे संसाधन जो उपयोग के लायक नहीं है उसे भी उपयोग के लायक बनाना एवं अनवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाना संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। देखिए संसाधन संरक्षण है क्या? तो संसाधन संरक्षण का मतलब हुआ संसाधन को सबसे पहले नियोजित और विवेकपूर्ण तरीके से। नियोजित मतलब नियम पूर्वक से, एकदम बढ़िया से। विवेकपूर्ण मतलब होशियारी से। वही हुआ नियोजित। और जो है नियम बनाइए पहले सही से उसके लिए, और उसके बाद जो है बुद्धि से सही से जो है उसका उपयोग करिए। और उपयोग किया जाना तथा और कैसे संसाधन को बचाया जा सकता है, वैसे संसाधन जो उपयोग के लायक नहीं है उसे प्रयास करिए कि उपयोग के लायक बना दिया जाए। जैसे मान लिया जाए, आप लोग बुतरू में करते होंगे, नहीं तो किए होंगे। मान लीजिए एगो फटल नोट है, एगो नया चकाचक नोट है 10 टकिया, एगो फटल। तो हम लोग प्रयास क्या करते हैं, तो फटलका नोट के कैसू जोड़ जाड़ के साट सूट के जो है हाथ से, नहीं तो फेविकोल से, फेविकिक से, जैसे भी हो, ओकरो से नहीं होता थूक से, नेट से, जैसे तो नहीं सबके मन करे। और की करते हैं, चिपका दिया, और शाम हुआ उसके बाद जो है ले जा करके कहीं पर किसी भी दुकान में कोशिश करते हैं कि ये वाला पैसा चल जाए, ताकि जो नयका नोटवा है वो बचल रहे, ताकि वो बाद में काम आ जाएगा। तो क्या किए, जो खराब था उसको भी उपयोग कर लिए हम। तो वैसे ही यहाँ करना है कि जो संसाधन उपयोग के लायक नहीं है उसे भी उपयोग के लायक बनाना तथा अनवीकरणीय संसाधन के स्थान पर कोशिश करना है कि जो संसाधन अनवीकरणीय है उसके स्थान पर नवीकरणीय संसाधन का उपयोग किया जाए। जैसे कोयला है, तो कोयला का उपयोग हम लोग जो है जलाने के लिए करते हैं, तो उसके स्थान पर जो है क्या किया जाए, ऐसा कुछ उपाय किया जाए कि हम लोग कोयला, बिना कोयला के भी हम उष्मा प्राप्त कर लें। ठीक है। जैसे आप लोग जो है देखते हैं गैस चूल्हा है, तो गैस चूल्हा के स्थान पर आ गया क्या, इंडक्शन। ठीक है। जो आपका लाइन से जो है चलता है, तो उसमें क्या है कि गैस नहीं लग रहा है, बिजली से चल रहा है, तो क्या है, गैस का बचत उसमें हुआ। उसी प्रकार से कुछ ऐसा लाया जाए, जैसे हीटर आप लोग देखे होंगे, हीटर में क्या होता है कि लाइन से हीट मिल गया, तो वैसे जो है किया जाए ताकि जो है जो अनवीकरणीय संसाधन है उसको हम लोग बचा पाएँ। क्योंकि नवीकरणीय संसाधन तो बार बार फिर से मिल जाएगा, लेकिन अनवीकरणीय एक बार उपयोग कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो अनवीकरणीय संसाधन के स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाना क्या कहलाएगा, तो संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। तो संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना तथा वैसे संसाधन जो उपयोग के लायक नहीं है उसे उपयोग के लायक बनाना एवं अनवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग किया जाना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, टॉपिक हमारा कहता है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। आखिर संसाधन को जो है बचाना क्यों जरूरी है, क्यों बचाया जाए। ठीक है। तो संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है क्योंकि संसाधनों के अत्यधिक दोहन से हमारे पर्यावरण में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है। संसाधनों को बचाना अति आवश्यक है क्योंकि संसाधनों के बहुत ज़्यादा उपयोग करने से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होता है।
दूसरी बात, अगर संसाधन बचा करके नहीं रखेंगे तो भविष्य में देश का हमारा विकास कैसे होगा, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका विकास कैसे होगा, उसका जीवन कैसे चलेगा। तो इसलिए भी बचाना जरूरी है। देखिए, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, मृदा संरक्षण, ओजोन क्षय, भूमंडलीय तापन, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असामयिक मौसम परिवर्तन इत्यादि संसाधनों के संरक्षण से ही इन समस्याओं को क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। क्योंकि संसाधन को आप अंधाधुन अगर उपयोग करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। तो पर्यावरण को संतुलित रखना है तो संसाधनों को समुचित तरीके से उपयोग करना है, उसका संरक्षण करना, उसको बचाना है। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिएगा, दूसरी बात, संसाधनों को अत्यधिक दोहन करने से जो संसाधन है वो समाप्त हो जाएगा, फिर हमें उपयोग करने के लिए जब नहीं रहेगा तो हमारा फिर भविष्य में विकास के लिए जो है संसाधन नहीं बच पाएगा, तो फिर विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भी बचाना जरूरी है। अगला देखिए, देखिए सर्च कर लीजिए। तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था, डाकुओं का अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो मानव एवं तकनीक के शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहते हैं। संसाधनों का जैसे तैसे अंधाधुंध उपयोग करना, जैसे तैसे बर्बाद कर देना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? डाकुओं का अर्थव्यवस्था। डाकू के मतलब ये हुआ डकैत। डकैत आता है तो क्या करता है? चोरी डकैती करना, मतलब जैसे तैसे संसाधन को बर्बाद करना, नष्ट कर देना। जे उसको मन किया वो ले गया, बाकी जो है फेंक फाक दिया, मार काट जे करना है कर दिया। तो देखिए, मानव एवं तकनीक के शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब संसाधनों का जैसे तैसे उपयोग कर देना, ठीक है, बर्बाद कर देना। जहाँ उपयोग एक 1 kg कोयला में जहाँ खाना बन सकता है वहाँ 10 किलो कोयला जो है जला के बर्बाद कर दे, तो क्या है? शोषणात्मक है। मतलब उसका जो है बहुत ज़्यादा उपयोग बर्बाद किया, तो बर्बाद कर देना जैसे तैसे। ठीक है, तो मानव एवं तकनीक के शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को डाकुओं का अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्या है? सतत विकास। ठीक है, सतत विकास। सतत विकास क्या है? तो आइए हम थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं। चलिए देखिएगा, सतत विकास। सतत मीन्स होता है लगातार, लगातार। विकास का मतलब हुआ सकारात्मक परिवर्तन। विकास का मतलब क्या हुआ? सकारात्मक परिवर्तन। देखिए, विकास जो साधारण भाषा में अगर कोई समझते हैं तो विकास का मतलब वो सीधा ये समझते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा हो जाना। 200 आज कमा रहे हैं तो 400 हो गया, 400 से 800, 800 से 1600, 2000, 4000, 10,000, लाख रुपए। तो ये विकास, केवल इसको विकास हम नहीं कह सकते। विकास का मतलब क्या हुआ? रियल मतलब विकास का। तो विकास का मतलब हुआ कि जो पहले जैसा थे उसमें सकारात्मक परिवर्तन होकर के जो है बदलाव आ जाए, सकारात्मक बदलाव आए। बदलाव दो प्रकार के होता है परिवर्तन, नकारात्मक और एक सकारात्मक। तो जो सकारात्मक बदलाव आएगा तो वही विकास कहलाएगा। वो पैसा हो, स्वास्थ्य हो। जैसे अगर 100 रुपया कमा रहा है कोई इंसान और अगले दिन जो है वो 150 कमाना शुरू कर दिया, फिर उसके अगले दिन जो है 160, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, तो वो कहलाएगा क्या? सतत विकास, सॉरी विकास कहलाएगा, सकारात्मक परिवर्तन हुआ। उसके बाद अगर आप पहले 9th में थे और अब 10th में आ गए, तो इससे क्या हुआ कि आप 9th का भी ज्ञान जानते हैं, 9th का भी बहुत सारा चीज़ आपके जो है पास ज्ञान है, अब 10th का भी ज्ञान आपके पास आ रहा है। तो ये क्या हुआ? आपके ज्ञान में वृद्धि हुआ, तो सकारात्मक जो है बदलाव आया। तो जो सकारात्मक बदलाव आया तो एक प्रकार से आपका क्या हुआ? विकास हुआ। तो विकास का मतलब, अगर कोई आदमी जो है बीमार है बहुत जोर से, बहुत दिनों से बेड रेस्ट में है, लेकिन दवाई खाया, उसके बाद उसके जो है स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाए, सकारात्मक परिवर्तन हो जाए, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? विकास है। ठीक है, तो अब समझिए, सतत में लगातार,
विकास मतलब सकारात्मक परिवर्तन। तो बिना विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए वर्तमान समय में संसाधनों का उपयोग करके विकास किया जाए एवं भविष्य के लिए जो है संसाधन बचाकर रखा जाए, उसे हम सतत विकास कहते हैं। देखिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, अब वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करना है और उपयोग करके विकास करना है, और साथ ही साथ कुछ संसाधन को बचा के रखना है ताकि आगे भविष्य में जो है उसका उपयोग किया जा सके, अगले पीढ़ी उसका उपयोग कर सके, ताकि जो है विकास की प्रक्रिया लगातार चलते रहे, तो उसे हम सतत विकास कहेंगे। जैसे मान लिया जाए, देखिएगा, जैसे मान लिया जाए हमारा आमदनी मान लिया जाए 500 है, ठीक है। तो अब इस 500 में हम क्या सोचे कि 500 के 500 हम रख देंगे, बैंक में जमा कर देंगे, तो क्या विकास होगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मान लिया जाए, तो हमको क्या करना है, इसका उपयोग करना है। तो उपयोग मान लिया जाए हम क्या किए, 300 रुपया खर्च कर दिए, किसी भी प्रकार का काम है जिससे जो है हमारा काम चलता है उस पे। अब हमारे पास 200 रुपया बचा, अब जो है 300 रुपया अपना खाना पीना सब कुछ मतलब इस तरह से खर्च किए, या कुछ खरीदना पड़ा तो उस पे। अब 200 हम क्या कर दिए, रख दिए। क्यों? मान लिया जाए अगले दिन हमारा जो काम है वो नहीं मिला, 500 नहीं आया, तो हमारे पास मान लिया जाए ये जो जमा करके रख रहे हैं वो हमारे पास बचा बचा हुआ है, रखा हुआ है। तो वैसे स्थिति में हम क्या कर लेंगे, जो बचा हुआ है उसको हम उपयोग कर लेंगे। जैसे जो 300 ये खर्च हो रहा है रोज, वहाँ से हम खर्च कर लेंगे, अपना जीवन बिता लेंगे, फिर जो है अगले दिन पैसा आएगा। तो ये क्या है, लगातार विकास होगा। अगर आज जो है कोई 50 कमा रहा है तो कल जो है क्या कमाए, 100 कमाना शुरू कर दे, तो ये क्या हुआ। और 100 के बाद जो है 101, 102, 103 ये बढ़ते जाए, घटना नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही बढ़े लेकिन बढ़ना चाहिए, वो पैसा हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे जो है पैसा के संबंध में ही बोला गया है। तो वैसा विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए वर्तमान में संसाधनों का क्या करना, उपयोग करके विकास किया जाए और भविष्य के लिए कुछ संसाधन बचाकर रखा जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, सतत विकास कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। अगला देखिए जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पृथ्वी को बचाने से संबंधित है। तो देखिए पर्यावरण क्या 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 ये क्या हो रहा है, आ? चलिए देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है क्या, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या है देखिएगा। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है इसका आयोजन 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया था। ये जो है पृथ्वी से संबंधित जो है सम्मेलन हुआ था, और ये हुआ कब था, तो 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो एक जगह है, कहाँ, ब्राजील में, तो वहाँ ये हुआ था। इसमें विकसित एवं विकासशील देश के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया। ये जो है दुनिया के सभी देश मिल करके जो है, तो उसमें से कितने देश भाग लिए थे, 178 प्रतिनिधि जो है लगभग विकसित और विकासित देश के सब भाग लिए थे। कहाँ आए थे, तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में आए थे। और उसमें ये सम्मेलन जो हुआ तो उसमें काम क्या हुआ, तो इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग मतलब जिसको भूमंडलीय तापन कहते हैं, वन संरक्षण, जैव विविधता, जीवों के जो है ये पर्यावरण को कैसे बचाना है, कार्यक्रम 21, रियो घोषणा पत्र था, इन सभी चीजों पर क्या किया गया, समझौता किया गया। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगला है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ध्यान से देखिएगा।
तो द्वितीय इसका आयोजन 3 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में किया गया था। ठीक है, 5 साल के बाद प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 92 में, और 5 साल के बाद 97 में जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। और इसका आयोजन जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 वर्ष बाद किया गया था, और इसलिए इसे +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, या +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि बताइए +5 सम्मेलन किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दे देगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय, तृतीय, तो आपको मानना है द्वितीय। चलिए अगला जो है हमारा, अगला है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। कहता है कि इसका आयोजन जो है 6 अगस्त से 4 सितंबर 2002 ईस्वी को जोहान्सबर्ग में किया गया था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था कब हुआ, तो 6 अगस्त से 4 सितंबर तक चला ये जो है सम्मेलन 2002 में, और जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ किया गया था, जोहान्सबर्ग में। इसमें विकसित एवं विकासशील देश के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के जो है कितने प्रतिनिधि, तो 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी जो है 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। पर्यावरण से जुड़ा 150 मुद्दा पर जो है क्या करना था, दुनिया के जो लोग वहां पे आए थे विचार विमर्श करना था और उस पर सुधार करना था। 150 मुद्दा था, लेकिन हुआ क्या, लेकिन इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका, क्योंकि इसका सम्मेलन जो हुआ फिर इसका कोई ज़्यादा जो है फायदा नहीं हो पाया। देखिए आप लोग अगर देखिएगा बहुत ज़्यादा आदमी पंचायती सुने होंगे, अब पंचायती में ढेर सारा आदमी आ जाए तो वो पंचायती सही से नहीं होगा। का है, इतना भीड़ हो जाएगा कि वो ने जो है किसी का कोई टिक्की पूछ रहा है तो कोई बूढ़ा के धोती खींच रहा है, कोई गमछा खींच रहा है, तो कोई ढेला मार दिया, तो कोई चिल्ला दिया, कोई जो है लड़ गया, कस के गुस्सा गया, पता चला कि जो पंचायती नहीं हो। वही हाल एक तरह से इसमें हुआ। ठीक है, तो इस सम्मेलन का कोई फायदा नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कंप्लीट। और उसके बाद जो है हमारा 1 से 2 टॉपिक शायद लगता है और बच रहा है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, कार्यक्रम 21 अभी आप लोग जो है ऊपर देखे थे, तो ये है क्या, तो कार्यक्रम 21 जो है, कार्यक्रम 21 जो है 800 पृष्ठ का एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया है। कार्यक्रम 21 क्या है, तो कार्यक्रम 21 जो है 800 पेजा का एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास के लिए 21 गो काम को उसमें लिखा गया, स्वीकार किया गया है। और इसमें होने वाले खर्च का वहन करने के लिए विश्व पर्यावरण कोष का स्थापना किया गया। और इस पर जो खर्च होगा, जो 21 मुद्दा बनाया गया है कार्यक्रम 21 में 800 पेजा का, उस पर जो काम होगा, जो सुधार होगा, तो उसमें पैसा खर्च होगा। तो उसके लिए क्या किया गया है, तो विश्व पर्यावरण कोष का स्थापना किया गया है। यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र, यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास पर यह कार्यक्रम जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के देख रेख में जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में अध्यक्षों के द्वारा स्वीकृत किया गया था। ये जो रियो घोषणा पत्र है, कार्यक्रम जो 21 है, ये कब स्वीकृत किया गया था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के जो अध्यक्ष वहाँ थे सब लोग, उनके द्वारा ये स्वीकृत किया गया था। और ये जो है ये संस्था क्या, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास संस्था के द्वारा। शॉर्टकट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है UNCED, UNCED यूनाइटेड नेशंस जो है कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जो है इसके देख रेख में ये तैयार किया गया था, और जो है ये स्वीकार जो किया गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में वहाँ के अध्यक्षों के द्वारा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से इसको देख लिए, आगे आइए। अगला है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन क्या है, तो इसका आयोजन जो है दिसंबर 1997 को जो है पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में, जापान के कहाँ, क्योटो शहर में किया गया था। तो इसका आयोजन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो शहर में किया गया था। इसमें जो है 159 देशों ने भाग लिया था।
क्योटो सम्मेलन में कितने देश भाग लिया था? तो 159 देशों ने। और इस सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था दिसंबर 1997 को, क्यों हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, भूमंडलीय तापमान, गर्मी जो बहुत ज़्यादा, जो जीव जंतु पेड़ पौधा मर रहा है, ये सब जो है तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसको, पृथ्वी को बचाना है ग्लोबल वार्मिंग से, इसलिए हुआ था जापान के क्योटो शहर में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्योटो सम्मेलन के बारे में और भी टॉपिक है, थोड़ा सा देखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है 6 गैस को जिम्मेदार माना गया है। ठीक है, कौन कौन? CO2, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये 6 गैसों को जो है जिम्मेवार माना गया है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितने गैसों को जिम्मेवार? तो 6 गैसों को जिम्मेवार माना गया है। और कौन कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये 6 गैसों को जिम्मेवार माना गया है। और इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बना, मतलब इसको उपयोग में जो है कम कैसे किया उस पर जो है सहमति बना, जिसमें यूरोपीय संघ जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 8% और संयुक्त राज्य अमेरिका 7% और जापान 6% कटौती पर सहमत हुआ। मतलब इतना जो उत्पाद, जो ये सब गैस जो है पर्यावरण में आ रहा था, तो यूरोपीय संघ सहमत हुआ कि 8% गैस जो निकल रहा है तो हम उसको कम करने का प्रयास करेंगे, अपने देश से जो प्रदूषण फैल रहा है उसको। फिर जो है अमेरिका 7% पे 7% कम करने के लिए सहमत हुआ, जापान 6%। तो इस प्रकार से ये हुआ। उसके बाद इसे जो है विश्व पर्यावरण सम्मेलन, इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योटो सम्मेलन को विश्व विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब यहाँ तक जो हमारा क्या था, टॉपिक था। और वीडियो काफ़ी जो है लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो पढ़ने में बोरिंग लगेगा। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया थ्योरी। उसके बाद अगले पार्ट में हम लोग जो है इसका क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो सभी को जो है बाय बाय टाटा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।